अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 नाज़रीन हम आपके सामने हाजिर होते हैं ताकि आपको हर खबर से बाखबर रखा जाए और कुछ अलग अंदाज में आपको बयान की जाए न्यूज़। मैं हूं नजफ राजा, आप मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। और नाजरीन, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपको खबर ये दे दें कि जनाब ईद उल अज़हा की आमद है और लोग जो हैं वो तैयारियां कर रहे हैं, बकरा मंडियों का रुख कर रहे हैं। मनपसंद जानवर खरीदने के लिए तगोदो का सिलसिला भी शुरू हो गया और वहीं पर व्यापारियों के जो इस वक्त दिमाग है वो सातवें आसमान पर पाए जा रहे हैं। अभी तो पहुंचेंगे, टाइम है उनका। अभी तो भाई उनका टाइम आया है और अभी तो इसमें मामला चलेगा। दूसरी जानिब आपको ये भी बता दें कि चांद को देखने के लिए आज मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जो है वो इस्लामाबाद में होने जा रहा है, जिसकी सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। लेकिन बताया यह जा रहा है कि आज चांद नजर आने के इम्कानात नहीं हैं, कल चांद नजर आने के इम्कानात हैं और उसके बाद फिर जो ईद की तरतीब है वो कोई 7 जून को बन रही है। बिल्कुल, मतलब काइंड ऑफ अब नाजरीन को आइडिया हो गया कि कब इन्होंने ईद की तैयारी करनी है। लेकिन आप बात कर रहे थे उनकी ये जो जानवर बेचते हैं व्यापारी, इनका तो आसमान पे चला गया दिमाग। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि ईद उल फितर पे दर्जियों का आसमान पे चला जाता है दिमाग और वो बिल्कुल भी आपको टाइम से चीजें नहीं देते। चलें नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज जैसे कि हम हमेशा वेदर से करते हैं, आपको बताते हैं कि तूफान आने वाला है, आंधी आने वाली, किस तरह आपने प्लानिंग करनी है अपने डे की, अपने पूरे वीक की। तो इन डिटेल आपको दर्जा हरारत से आगाह करते हैं कि आज मौसम डिफरेंट इलाकों में कैसा रहने वाला है। तो कम और अब कुछ बात करते हैं मौसम की। मुल्क भर में एक बार फिर गर्मी जोर पकड़ने लगी है। तहां महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, जनूब मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। गिलगित में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 12 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू में आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 31 और कम से कम 8 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई की है। नज़र डालते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम पर, जहां बेशतर इलाके बादलों की लपेट में रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 32 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी रहेगी। पेशावर का जिक्र करें तो वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की तरफ चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 21 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, चारसदा, नौशहरा, मानसहरा, सवात, एबटाबाद समेत दीगर इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और अब जिक्र करते हैं सुबह पंजाब के मौसम का, जहां बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का तस्करा करें तो वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं, वहाँ पर पारा ज़्यादा से ज़्यादा 38 और कम से कम 26 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ रुख करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 39 और कम से कम 31 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के अक्सर इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा झक्कड़ चलने और चंद मकामात पर बादल बरसने का भी इम्कान है। और अब रुख करते हैं सूबा बलूचिस्तान के मौसम की तरफ। सूबे के बेशतर अजला में गर्मी का राज बरकरार है। कोयटा का दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा 37 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने कोयटा, योब, मूसा खेल, सिब्बी, बोलान, कोहलू, बारखान और खुजदार में गर्द आलूद हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है।
आवाम को ख़राब मौसम के दौरान एहतियात बरतने का कहा गया है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं वादी मेहरान का, यानी कि सूबे सिंध के मौसम का, जहां अक्सर इलाकों में शदीद गर्मी का राज बरकरार रहेगा। कराची का दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा 39 और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 43 और कम से कम 30 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के अक्सर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। बालाई अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं कुछ भारत की आबी दहशतगर्दी के हवाले से। तो जनूबी एशिया का पानी अब सिर्फ एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक हथियार बन चुका है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है और लद्दाख में पाकिस्तान की ज़रई और मौशी शहर दरियाए सिंध में पानी के बहाव को रोकने का मास्टर प्लान बना लिया गया है और इस मास्टर प्लान के तहत मुतअद्दिद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम भी शुरू हो चुका है। इस हवाले से आबी माहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा को एक खत लिखा है जिसमें यह बताया गया है मास्टर प्लान के तहत लगाए जाने वाले हाइड्रो पावर के मंसूबे सिर्फ मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं है बल्कि पाकिस्तान में पानी के बहाव को रोकने और कम करने के हवाले से संगीन खदशात भी पैदा करते हैं। ताहम पाकिस्तान भारत को खबरदार कर चुका है कि अगर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की कोशिश की गई तो इससे जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की ज़री ज़िंदगी की शाहरग पर ज़रब के मुतरादिफ है। दरियाए सिंध पाकिस्तान की ज़री मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और ये निज़ाम आपाशी के 80% हिस्से को पानी फराहम करता है। ज़राअत का शोबा पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार का 24% है, तकरीबन 37% अफरादी कुव्वत को रोज़गार फराहम करता है। माहिरीन ने खबरदार कर दिया है कि भारत की आबी दहशतगर्दी जारी रही तो ये ना सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि दुनिया के अमन के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है और एक नई जंग की शुरुआत भी हो सकती है। सूरत हाल इस नहज पर आ पहुंची है कि जनूबी एशिया एक नए और ख़तरनाक तसादुम की दहलीज पर खड़ा दिखाई देता है। दूसरी जानिब चीन दो टोक अल्फाज में भारत को खबरदार कर रहा है कि अगर सिंतास मुआहदे के खिलाफ वर्जी की गई तो फिर ब्रह्मपुत्रा का पानी भी रोक दिया जाएगा। ये दरिया भारत को कुल पानी का 30% और 44% बिजली फराहम करता है और इसी तनाजुर में ये भारत के लिए बड़ा अहम दरिया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन कर लेते हैं। मैं ज्वाइन किया दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। जाहिद साहब सुबह बखैर एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, भारत ने आबी दहशतगर्दी तो शुरू कर दी है और दरियाए सिंध पर पानी के बहाव को रोकने के लिए मास्टर प्लान भी बना लिया है जिसके तहत मुतअद्दिद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। भारत का ये बेईमाना इक़दाम कितना खतरनाक साबित हो सकता है, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उज़ैर एंड नजफ, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी देखिए, ये जो भारतीय, आपने बड़ा ज़बरदस्त इंट्रो में बात की है कि ये जो वाटर को इन्होंने वेपनाइज किया है और इसी तरह वहाँ पे आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के बीच में इनकी जो सिस्टर कंपनी है दैट इज़ लिक्विड पार्टी इजराइल के अंदर जो है ज़ायनिज़्म का, उन्होंने फूड को एज अ वेपन इस्तेमाल किया। तो इस दुनिया की ओवरऑल और इस रीजन की खास तौर पे बहुत ही बदकिस्मती है किस तरह का माइंडसेट पावर में आ गया है और इनके अपने लोगों को भी मालूम नहीं है कि ये किस खतरनाक आग से खेल रहे हैं। लेट मी बिगिन विद दिस के भारत ने जो कार्रवाई की है ये पाकिस्तान के लिए इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर और इसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। सेकेंडली, पाकिस्तान इसको नेशनल वाइटल इंटरेस्ट करार दे दिया। इसकी वैल्यू आम लोगों के समझने के लिए, इसी से अंदाजा उनकी समझने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि नेशनल वाइटल इंटरेस्ट का मतलब है कि पानी हमारे लिए ऐसा है जैसे हमारी सॉवरेनिटी है जी। पानी हमारे लिए ऐसा ही है जैसे हमारे लिए कश्मीर है। पानी हमारा ऐसा ही है जैसे हमारी सरहदों की जो जोग्राफिया है उसको अगर कोई तब्दील करने की कोशिश करेगा। कहने का मकसद ये हमारे जिंदगी और मौत का ये मसला है। बिल्कुल तो हमने चूज कर रहा है कि ये जो पानी के रोकने से या उसकी आबी जारियत को अगर हम बर्दाश्त कर लेंगे तो ये 25 करोड़ अवाम जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो इंसान बसते हैं, उनके लिए हमारा एक न्यूक्लियर मुल्क होना, इतना बड़ा दिफा रखना, इतनी बड़ी ताकत रहना, उसका कोई फायदा नहीं है अगर हम उनके पानी को उन तक ना पहुंचा सके। ये हमारा हक है
और इस हक के लिए पाकिस्तान किसी हद तक जाएगा, बिल्कुल किसी भी हद तक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जाहिद साहब आप। लेकिन अगर देखा जाए पाकिस्तान बारहा भारत को मुतनाबे कर चुका है कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी को जंगी इकदाम समझा जाएगा। एज अ एनालिस्ट अगर आप चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान समझते हैं कि क्या पाकिस्तान इस वक्त सिफारती सतह पर सख्त इकदामात उठाने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, या अस्करी रद्द-ए-अमल भी ज़ेर गौर होना चाहिए? ये तो नजफ मैं कह रहा था कि जो एक्सट्रीम जो मेयर्स हैं मैं उनसे उनकी बात कर रहा था। ऑफ कोर्स हमारी जो सफारती देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, वो तमाम मीन्स को बरूए कार लाएगा। जो सबसे पहले वो पीसफुल लीगल मीन्स को लाएगा, यानी कि वो सफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए बायलैटरल जो मुआहदे हैं, फिर इंटरनेशनल जो मुआहदे हैं। दुनिया ने नजफ देखे एक वर्ल्ड ऑर्डर पे चल रहा है ना, किसी लेजिटिमेट प्रोसीजर के तहत चल रहे, इसलिए तो ये यूनाइटेड नेशंस बनाई जाती है, इंटरनेशनल इदारे बनाए जाते हैं। वरना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो chaos था उसको रोकने के लिए और फर्दर कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी एक चीज होती है जी। प्रोएक्टिवली इंटरनेशनल इदारों को चाहिए कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रोके, पहले तो प्रोएक्टिवली रोके और अगर वो शुरू हो गए तो उनको मैनेज करें। वरना तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला यहाँ पे हिसाब किताब हो जाएगा जी। ये शुरू इंटरनेशनल लेवल पे होगा, फिर नेशनल पे जाएगा, फिर डोमेस्टिक चला जाएगा और ये भारत के अंदर भी ये आग लगेगी। इस वक्त वो जिस तरीके से कंफ्यूज्ड और जो क्याटिक भारत है इस वक्त, खासतौर पे इनकी लीडरशिप और हिंदुत्व माइंडसेट की, दिस इज द पीक एप्लीकेशन। तो वो किसी भी वक्त इस खित्ते को बहुत बड़ी जंग की तरफ ले जा सकते। यस, आपने जो बात की, पाकिस्तान को पहले तमाम वो मीन्स बरूए कार लाने चाहिए, दुनिया को समझाना चाहिए कि ये भारत किस तरह की कर रहा है, हरकत कर रहा है, ये बहुत ही खतरनाक हरकत है। लेकिन जब तक आप अपनी विल नहीं शो करेंगी ना नजफ, नोबडी विल टेक यू सीरियसली। इस जंग से पहले देख ले, आप थोड़ा सा बाजी करीब का हम अंदाजा लगाते हैं। जिस दिन 6 मई से पहले जो भारत में जब ये फॉल्स फ्लैग ड्रामा हुआ, ये एक्चुअली एप्लीकेशन शुरू हो गई थी जिस दिन जाफर एक्सप्रेस उन्होंने किया भारत में। उन्होंने एक जाफर एक्सप्रेस का बहाना किया, वो पहले यहाँ पे पाकिस्तानियों को मारा उन्होंने, फिर वो समझ गया कि जी अब जो 22 तारीख को हम जब पहलगाम जो उन्होंने किया, तो वो उन्होंने कहा कि जी चूंकि जाफर एक्सप्रेस हुआ है तो अभी हम ये अपने ऊपर कर लेंगे, अपने आप को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, तो दुनिया समझेगी कि जी पाकिस्तान ने बदला लिया है वो जाफर एक्सप्रेस का। तो ये हमारा सौदा जो है ना वो झूठा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये बिक जाएगा और हम वॉर करेंगे, पाकिस्तान को हम रिड्यूस करेंगे। हम इस पे बहुत बात कर चुके हैं और दुनिया फिर शामिल हो जाएगी। और हमारा ये जो जल्दी वो करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनका जो दोस्त है इजराइल, उसने बहुत सारे अहदाफ अपने मुकम्मल कर लिए हैं मिडिल ईस्ट में, तो उसने कहा भाई इसको पाकिस्तान को भी जरा तुम करो। ये दोनों की मिली भगत से हुआ है, ये तो हिस्ट्री अभी बताएगी और हम इस पे बात आपके बिल्कुल तारीख इस पर जो है वो बताएगी। सर जरा ये बताइएगा कि आलमी इदारे जिस तरह हम बात कर रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों की, वो तो मुदाखलत करेंगे, लेकिन क्या आप समझते हैं उससे पहले जिस तरह चीन ने वाज़े तौर पर भारत को खबरदार किया है कि अगर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो फिर ब्रह्मपुत्रा का पानी भी रोक दिया जाएगा, ये भारत के लिए कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक दबाव बन सकता है? क्या चीन वाकई अमली इक़दाम भी उठा सकता है आलमी इदारों से पहले कुछ? जी बिल्कुल उठा सकता है। देखिए चाइना को एक कंपटीशन है जी, चाइना का, चाइना के ऊपर बहुत प्रेशर्स हैं, वेस्ट से भी आते हैं, वाशिंगटन से भी आते हैं और भी बहुत सारी चीजें उसको स्कटल करती है, उसको भी तकलीफ होती है। उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्कटल करने के लिए, उसकी प्रोग्रेस को स्कटल करने के लिए, चाइना के लोगों की तरक्की को रोकने के लिए ये वॉच डॉग खड़ा किया गया था भारत की शक्ल पे। भारत की अपनी आबादी तो मेरे ख्याल में 700 मिलियन लोगों के पास तो टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है, उनको वो सिर्फ अपने तमाम जो पैसा है या जो इस सो कॉल्ड अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज पे लगा रहे हैं। 8,000 करोड़ रुपए के बजट में उसने इजाफा किया। अभी इमीडिएटली उन्होंने $2 बिलियन की ये जो इस पहलगाम और इन दिनों में इसने प्रोक्योरमेंट्स की हैं मिलिट्री, तो ये पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ है। चाइना की जमीन पे वो कब्जा करके बैठे हुए अरुणाचल प्रदेश, जिसको अभी चाइना ने 27 प्लेसेस को, तो वो ऑलरेडी उनको आंखें दिखाता है, उनको स्कटल करता है, उनके चाइनीज को मारते हैं, कभी कराची में मार देते हैं, कभी गवादर में मार देते हैं, उनको परसू करते हैं। ये तो सिखों को नहीं छोड़ते, अपने लोगों को नहीं छोड़ते, गुरवंत सिंह को मारने अमेरिका पहुंच जाते हैं। जो भी आजादी की बात करें, जो इस वक्त भारत हैज बिकम अ डीप स्टेट,
ये पूरे इलाके के लिए खतरनाक है। अल्लाह ना करे लेट्स से कि आफ्टर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान पे चले अपने अहदाफ अगर मुकम्मल कर ले, फिर इन्होंने किस तरफ मूव कर रहे हैं? इन्होंने ऑफकोर्स चाइना की तरफ मूव करना है। ये हिंदुत्व का जो माइंड सेट है ना जी, ये चाहेंगे कि हम पूरी दुनिया में, पूरे रीजन में फैल जाएं। तो वो कहते हैं निप द इवल इन द बड। चाइना वुड प्रेफर कि इस सांप को यहीं पे मार दिया जाए, क्योंकि अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि भारत एक झूठा, मक्कार और एक बुज़दिल मुल्क है जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसके अपने लोग अभी तक फिल्मों में रहते हैं, बिल्कुल ऐसे स्क्रिप्टेड और हर चीज कंटेंट पे, और वो भी कंटेंट जाहिर साहब जो झूठा कंटेंट है जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक ही नहीं है। मैं दरियाओं के हवाले से मजीद गुफ्तगू करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी आप मुझे समझाएं, हमारे नाजरीन को समझाएं कि अगर भारत दरियाओं के पानी को महदूद कर देता है तो पाकिस्तान की ज़रूरी मईशत और फूड सिक्योरिटी पर किस तरह के असरात मुरतब होंगे, और उससे बरअक्स अगर चीन ब्रह्मपुत्रा का पानी रोक देता है तो इससे भारतीय मईशत को कितना नुकसान होगा? देखिए, भारत भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान का तो आपने परसेंटेजेस सुबह बताई अभी अपने इंट्रो में कि अराउंड 24-30% के करीब हमारा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस है। ये लाइफ लाइन है जी पाकिस्तान की। ऑफ कोर्स हमारा एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मेजर सेक्टर, हम डिपेंडेंट है उसके। फूड स्कार हो जाएगा जी मुल्क, और जब फूड सिक्योरिटी होती है तो आपको मस्ट अंडरस्टैंड के इंटरनल हमारे हालात कितने खराब हो जाएंगे जी। आप अफ्रीका को देख लीजिए जहां पे इनसिक्योरिटीज है, और फूड किसी भी मुल्क को कमजोर करना हो तो फूड सिक्योरिटी क्रिएट करे। और प्राइसेस, आप खाने पीने की प्राइसेस इतनी बढ़ जाएगी, आपके फूड की प्राइसेस इतनी बढ़ जाएगी कि आपको जो आपकी बाकी प्रोग्रेस है लाइफ पे, लेट्स से एक गरीब आदमी है जो 80,000 90,000 रुपया कमाता है, वो ये पैसा खाने पे लगा लेगा तो अपने बच्चों को तालीम किधर से देगा, उनको रहने सहने के लिए जगह किधर से मिलेगी? तो क्या सा होता है जी, ये बहुत क्याटिक सोसाइटीज हो जाती है। ये तो इंटरनल इफेक्ट्स आते हैं, तो पाकिस्तान उससे जरूर बचना चाहेगा। यही चीज भारत पे आएगी। भारत जो आप देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया है, फिगर्स बता रहा हूँ, इनके more than 800 million people are below poverty line. These are serious figures. तो उनकी भी एग्रीकल्चर डिस्टर्ब होगा, और फिर उसके बाद उनकी भी जो लाइफ लाइन है, पानी तो फ्यूचर की सारी लाइफ लाइन है। आपकी एनर्जी सेक्टर को बहुत डैमेज होता है जी, बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो भारत के ऊपर भी ऑफ कोर्स उसका डेफिनेटली प्रेशर आएगा। और दूसरा ये कि इसका जो हेजमोनिक माइंड है ना जी, जिस पे चढ़ दौड़ने का ये एटीट्यूड है, ये फिर चाइना की तरफ ही बढ़ेगा। उनके भी इंटरेस्ट को ये, क्योंकि इसको वो कहते हैं ना कि आपको मजा आना शुरू हो जाता है कि यार ये पॉलिसी तो मेरी कामयाब हो रही है। तो इनकी जितने नेफेरियस डिजाइन है, चाइना उसको ऑफ कोर्स रोकेगा टू लिमिट देम टू व्हाट दे शुड बी एंड वेयर दे शुड बिलोंग टू। वो उस जगह से उसको आगे कभी भी नहीं आने देगा। फिर चाइना और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जी। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इसी का नाम होता है कि आप अपने दोस्तों के साथ मुश्किल वक्त में उनकी जो पॉलिसी परसूट्स होते हैं उसमें हेल्प करते हैं। हम पाकिस्तान को हेल्प कर रहे हैं। देखिए ना हमारे ऊपर कितना प्रेशर है। चाइना कंपटीटर है इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स का, तो हमारे लिए इस वक्त बैलेंस क्रिएट करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा चाइना को प्रेफर किया है ओवर एनी अदर कंट्री। ऑल्दो वी शुड हैव रिलेशंस ऑल अराउंड, सबके साथ हमारे होने चाहिए। लेकिन चाइना वो मुल्क है जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा होता है, बिल्कुल जी, आयरन ब्रदर, और हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा होता है। और अब भी जो भारत की जानिब से बातें की जा रही हैं, तो चीन ने भी बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया, जिससे यकीनन भारत भी खासा फिक्रमंद है, क्योंकि हमारा पानी रोका जाएगा तो फिर चीन ब्रह्मपुत्रा का पानी जो है वो रोक देगा, जो कि भारत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। भारत का बहुत सारा जो पानी है और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उस दरिया पे डिपेंड कर रही है। तो दूसरी जानिब जो नब्ज अगर हम कहें ना, बल्कि शहर कह लें, तो वो चीन के हाथ में है। तो भारत इस पर बड़ा परेशान भी है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो भारत जो है वो जोहरी तसादुम को दावत दे रहा है। हम ये सुनते आए हैं कि आने वाली जंगें पानी पर होंगी, हम तैयार हैं लेकिन हम पहल नहीं करना चाहते। और दूसरी जानिब जो बड़े आलमी इदारे हैं, मोदी ने पहलगाम के बाद जो गीदड़ भपकियाँ जो जिस तरह के उसने दावे किए थे, जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई थी पानी के हवाले से, तो आलमी इदारों ने बड़े वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हम इंटरवीन करेंगे। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो जनाब बरतानिया ने ख़ास तौर पर बड़ा स्टैंड लिया था इस मामले पर। उन्होंने बताया था कि हम गारंटर हैं और हम इस तरह का जो है वो कोई भी इकदाम किसी भी मुल्क को नहीं उठाने देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और चलें नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक की। वॉचिंग सुनो पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, अभी हम बात करेंगे सेहत के हवाले से, मोटापे के हवाले से, जो जिसके हवाले से हर कोई परेशान है, हर कोई पतला नज़र आना चाहता है। तो हम आपको बताते चलें कि अक्सर मोटापे को सिर्फ जिस्मानी साख्त या खुद एतमादी का मसला समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में मोटापा सिर्फ सेहत के लिए नहीं बल्कि मुल्क की मईशत के लिए भी एक बड़ा ख़तरा बन चुका है। आपको बताते हैं कैसे कि इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब में मुनक्किद एक आगाही सेशन के दौरान माहिरीन सेहत ने इंकशाफ किया है कि मोटापे से पाकिस्तानी मईशत को हर साल तकरीबन 950 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, और अगर यही सूरत हाल जारी रही तो 2030 तक ये नुकसान दुगना होकर 2.13 ट्रिलियन रुपए तक जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मोटापे से जुड़ी बीमारियां जैसे ज़ियाबीतस, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, फैटी लीवर और गुर्दों की खराबी न सिर्फ एक इंसान की सेहत को मुतासर करती है बल्कि मुल्क की पैदावारी, सलाहियत, लेबर मार्केट और सेहत के अखराजात पर भी भारी बोझ डालती है। हालिया आगाही सेमिनार में ये इंकशाफ भी सामने आया कि पाकिस्तान में 70 से 80% अफराद बाशमूल बच्चे जायद वजन या मोटापे का शिकार हैं। मोटापा अब सिर्फ सेहत का मसला नहीं रहा बल्कि एक नेशनल इमरजेंसी की सूरत इख्तियार करता जा रहा है, जिससे निजात के लिए हमें एक मौसर, मरबूत और इज्तमाही हिकमत अमली की ज़रूरत है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर अमराज शुगर डॉक्टर शाहिद नदीम साहब, जो मोटापे के इस खतरनाक पहलू पर न सिर्फ तिब्बी नुक्ते नज़र से बल्कि कौमी सतह पर इसके असरात और हल के हवाले से भी हमारी रहनुमाई करेंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जी डॉक्टर साहब, पहले तो ये ज़रा बोझ हल्का करने की कोशिश करें जो मोटापे ने हमारी मईशत पर डाला हुआ है, और साथ ही ये बताएं कि मेडिकल साइंस के मुताबिक कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बाद जो है वो उसे डिफाइन कर दिया जाता है कि ये मोटापा है और बीमारी भी इससे है। अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, जो मोटापा है ना, हम उसके लिए जो मेडिकली जो डिफाइन करते हैं, एक तो वेट हम लेते हैं और साइड में हाइट ऑफ अ पर्सन, वेट और और फिर हम उसको एक फॉर्मूले के डिवाइड करते हैं, बीएमआई निकालते हैं, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। इससे फिर हम डिफाइन करते हैं कि मोटापे का क्या वो है। अच्छा, अब जो हेल्दी वेट या हेल्दी बीएमआई है ना, वो है इट्स बिलो 28 या 28 से नीचे। अब इससे ऊपर जो है जो भी वैल्यूज आती हैं जिसकी फिर हम मोटापे को ग्रेड करते हैं। 30 तक इतना नहीं, ठीक है, वो आप इतना ज़्यादा, लेकिन अबव 30 बीएमआई जो है उससे फिर आप मोटापे का आगाज़ हो जाता है। फिर डिफरेंट स्टेजेस हैं, ओबेसिटी है, फिर थोड़ी सी एडवांस ओबेसिटी है, फिर इससे आगे मोटापे का सूरत हाल बहुत आगे ख़राब होती चली जाती है, जैसे जैसे बीएमआई जो है वो 30 से आगे जाता रहता है। इसके अलावा एक और चीज़ मोटापे के हवाले से मैं बताता चलूँ कि एक तो मोटापा होता है ना एज अ होल, पूरी बॉडी ही आपकी ओवरवेट है। एक इसी में एक और कैटेगरी है जो मोटापे के अंदर ही आती है, उसको कहते हैं हम सेंट्रल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी, पेट का निकलना, सिर्फ पेट का निकलना। बाकी अब देखिए कई हज़रात होते हैं हमारे जिनके कंधे और शोल्डर्स और टांगे वीक सी होती हैं, इतना ज़्यादा कोई फैट होता नहीं है, तो उस लेकिन क्या होता है उनका वेट बड़ा होता है। इसकी क्या वजह है कि यहाँ पे क्यों फैट इतना जमा होता है? देखिए, जब इंसान खाना खाता है वो हजम होके एक ग्लूकोज की फॉर्म में ब्लड में आ जाता है। जो ग्लूकोज है जब वो एक्स्ट्रा हो जाता है, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तो हमारा जो लिवर है उसको टेकअप करता है और चेंज इनटू कन्वर्ट इनटू ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है जी। ट्राइग्लिसराइड जो है वो फिर जो है डिफरेंट जगह पे बॉडी में स्टोर होता है। दो मेन पोजीशंस हैं उसकी जहाँ पे स्टोर होता है, मसल्स में और डॉक्टर साहब, अब जो है अब तक हमारा जहनी तौर पर या मेंटली हम इस चीज़ को इसी तरह कंसीव करते थे कि मोटापा हमारी कॉन्फिडेंस को शटर करता है, हम बात नहीं कर पाते, हम कहीं स्टैंड नहीं कर पाते, हम अच्छे नहीं लगते, हम किसी को पसंद नहीं आते। लेकिन अब स्टडीज़ ने हमें बताया कि ये पाकिस्तान की मुल्की मईशत के लिए भी ख़तरा बन रहा है। मैं चाहूँगी कि आप इसको हमें समझाइए किस तरह ये को रिलेट कर रहा है। और बजट भी आने वाला है आगे। जी, बजट। देखिए, सबसे पहला जो बर्डन ऑफ डिजीज़, इससे ज़्यादा जो बर्डन ऑफ हॉस्पिटल्स पर जो अखराजात हैं, अब ओबेसिटी सिर्फ ओबेसिटी नहीं है, उसके साथ बीमारियां आती हैं, जैसे कि आपने स्टार्ट बताया, ओबेसिटी के साथ डायबिटीज़ आती है, ओबेसिटी के साथ जो है वो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स आती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके साथ ही आपको फैटी लिवर डिजीज़ आता है। फैटी लिवर के साथ ही आपके जो लिवर फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं, एलटी बढ़ना शुरू हो जाता है, एएसटी बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर वो लिवर के मसाइल। ठीक है जी। इसके साथ ही जो है ना स्ट्रोक, फालिज, उसका खतरा बढ़ जाता है, वो भी इसी के साथ वो भी इसी के साथ हो सकता है। अच्छा, अब फिर इसके साथ एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम होता है जो कि बर्डन ऑफ डिजीज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है, और इकोनॉमिक बर्डन, क्योंकि लोगों को चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, ऑफिस पहुंचना मुश्किल है, वो अर्थराइटिस।
ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसे ही वजन बढ़ा वो जोड़ों पे आया, और खासतौर पे किस जोड़ पे? नी जॉइंट पे। अपर बॉडी का वेट और पेट का वेट कहाँ पे आता है? नी जॉइंट पे आ रहा है। अब नी जॉइंट की कैपेसिटी अल्लाह ताला ने दी हुई है इंसान में कि यार ये चलो कुछ 70 केजी के लिए बना है, 75 केजी के लिए बना है, चलो 80 केजी के लिए बना है, ठीक है ना। वो 110 केजी के लिए तो नहीं बना, वो 160 केजी के लिए तो नहीं बना। तो वो जैसे ही वेट आएगा उसके ऊपर तो जो है वो कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाएगा, जो जॉइंट का कार्टिलेज है, एंड इट विल टर्न इनटू ऑस्टियोआर्थराइटिस। और फिर जॉइंट की मोबिलिटी का मसला हो जाता है, जॉइंट का प्रॉब्लम होता है, लोग चल फिर नहीं सकते, ऑफिस नहीं जा सकते। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये असरात तो हैं, और जो खतरनाक बीमारियां मोटापे से जुड़ी आपने वो भी बताई। ज़रा हमें हमारी ये भी रहनुमाई करें कि लोग यही समझते हैं कि हमारी खुराक का ही जो है वो सिर्फ अमल दखल होता है मोटापे में, क्या सिर्फ ऐसा ही है या और भी अवामिल जो हैं वो असरअंदाज होकर जो है वो मोटापा बना रहे होते हैं, आपके अंदर फैट जो है बहुत ज़्यादा बन रही होती है? देखिए, खाना पीना तो एक फैक्टर है डेफिनेटली है, लेकिन लाइफस्टाइल एज अ होल। अब लाइफस्टाइल में आपका सोना भी है, आपका जागना, अच्छा, आपका मील्स डाइट तो आ ही गई, फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, आप कितना टाइम ग्राउंड में जाते हैं, आप कितना टाइम पार्क्स में जाते हैं, आप कितना टाइम जिम में जाते हैं, या अकॉर्डिंग टू द एज, जो भी पर्सन की एज है, ठीक है ना। तो जो फिजिकल एक्टिविटी वो बहुत, हम आजकल ये हमारा ये हो गया है कि गाड़ी से उतरे तो उस दुकान के सामने गाड़ी पार्क हो, हमें ना गाड़ी उस दुकान के सामने जगह मिले तो हमें गुस्सा आ जाता है कि यार हमें चलना पड़ रहा है, हमें। तो देखिए ये जो लाइफस्टाइल है, हमें चलना फिरना बंद, गाड़ियों में और फिर ऑफिस में बैठ के, और फिर मोबाइल का यूज, बैठे रहना, यानी आप देखें कि आज का लाइफस्टाइल चेंज होकर सिर्फ सिटिंग पे आ गया है। देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी। गाड़ी से उठ के ऑफिस की सीट पर, वहां से उठ के फिर घर पर आके बैठ जाओ। अगर आप खुराक को, तो वो तो एक फैक्टर है ही है। असल चीज ये है, मैं इसको ज्यादा वो कहता हूँ कि आप जब तक मोबाइल नहीं होंगे, आप खाते रहेंगे, कैलोरीज स्टोर होती रहेंगी, फैट बनता रहेगा, वेट बढ़ता रहेगा, कोई सूरत हाल ऐसी नहीं है कि आपको कम कर सके। वेल सेड। तो डॉक्टर साहब अब कोई हल ही बता दें इसका कि किस तरह से इसको फिर कम किया जा सकता है, लोगों की रूटीन को मद्देनजर रखते हुए। आप बखूबी वाकिफ हैं। बड़ा इजी फॉर्मूला है, ठीक है जी। जो खाते हैं जी, कैलोरीज बनती हैं, वो जाके स्टोर हो जाती है। ओके, अच्छा, अब आपको वेट कम करना है, ठीक है, वो जो कैलोरीज स्टोर्ड हैं उनको बर्न करना है, ठीक है ना। अब इसको बर्न करने का एक तरीका ये तो आप एक्सरसाइज करें और कम, ठीक है, ये तो है ही है, बर्न करेंगे, लेकिन आप नेगेटिव बैलेंस में जाएं। नेगेटिव बैलेंस ये है कि आप उतनी कैलोरीज लें जो आपकी ज़रूरत से कम हो, और आप एक्टिविटी करें, और जो एक्स्ट्रा फैट की शक्ल में जो कैलोरी स्टोर है उसको बर्न कर लें। नेगेटिव बैलेंस यानी आपकी जो इनटेक है वो कम हो, और आपका जो बर्निंग ऑफ कैलोरीज है जो कि फिजिकल एक्टिविटी से और बाकी एक्टिविटी से हो रहा है वो ज़्यादा हो। इससे ये होगा कि जब बॉडी को खाने में इतनी कैलोरीज नहीं मिलेंगी तो वो क्या करेगी, उसको तो एनर्जी चाहिए, तो कैलोरीज कहाँ से लेगी? स्टोर फैट से। स्टोर फैट से जब स्टोर फैट से आप का जो कैलोरीज मूव होंगी तो ये आपने बड़ा मिसकंसेप्शन जो है ना डॉक्टर साहब दूर किया, क्योंकि लोग ये कह रहे होते हैं कि जनाब अगर हम कम खाएंगे तो हम वर्जिश किस तरह से करेंगे, हम बहुत ज्यादा एक्टिविटीज किस तरह से करेंगे, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा आपको वीकनेस जरूर स्टार्ट में वीकनेस होगी। जैसे ही आपकी बॉडी स्टार्ट्स गेनिंग स्टैमिना, जब वो उसमें थोड़ा सा स्टैमिना बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा? कोई थकावट कुछ नहीं। साथ सप्लीमेंट्स होते हैं, विटामिन डी लें, कैल्शियम लें, मैग्नीशियम लें, ये मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स हैं, डॉक्टर के मशवरे से आप मुख्तलिफ सप्लीमेंट लें, वीकनेस को खत्म करें। आपने नेगेटिव बैलेंस में जाना है, आपने कम कैलोरीज लेनी है और ज़्यादा बर्न करनी है। मेरी आपसे दरख्वास्त ये है, मीठा जिसको कोई नहीं छोड़ सकता, हर किसी की क्रेविंग है, इट्स वर्क लाइक अ ड्रग। मतलब एक दफ़ा आपने ब्राउनी खाई, आइसक्रीम खाई, फिर आपका दोबारा मन करता है खाने का, मतलब वो एक ना लूप में आप आ जाते हो। मुझे ये बताइए कि मोटापा और ये मीठे का मुझे लगता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, लेकिन इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है? क्योंकि आधे से ज़्यादा मोटापा उन्हीं लोगों को है जो मीठा बहुत खाते हैं। देखिए, एक तो मीठा जो है ना वो उस पर क्रेविंग तो होती ही होती है। देखिए, अब इसमें ऐसा है कि आजकल कुछ ऐसे मीठे हैं जैसे बड़े नेचुरल स्टीविया है, प्लांट से लिया जाता है, तो आपका मीठे का दिल कर रहा है, आप स्वीट डिश लें, नेचुरल है, बंदे का दिल कर रहा है, आप स्टीविया से, चीनी की जगह पे स्टीविया का इस्तेमाल कर दें। व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर या गुड़, ये सारी जी ब्राउन शुगर भी देखिए शुगर है ना, वो तो प्रोसेस करके उसको व्हाइट बना दिया गया, जरा थोड़ा सा रिफाइन कर दिया। ये वही मामला है कि वो आप कोला पी रहे हैं तो डाइट पिएंगे तो जनाब वो कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन नहीं है, नहीं इतना नहीं। लेकिन कैलोरीज देखें, जो कार्ब्स है ना उसमें सबसे ज्यादा कैलोरीज होती हैं, फिर उससे कम प्रोटीन्स आ गई, फिर फैट्स आ गए, तो ये सारी डाइट के जो सबसे ज्यादा जो कैलोरीज का जो है ना वो स्टफ वो उसमें है कार्ब्स में, चीनी, गुड़, बिल्कुल, शक्कर।
तो आप इसको कम करें। आपका अगर टेस्ट मीठा करने के जा रहे हैं तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लें, उसको यूज़ करें चाय में, और चीनी डालना, और ये बेकरी के खाने और ये बिस्किट्स और ब्राउनीज, इससे हटें। आप हेल्दी मीठे पे आए। कौन सा हेल्दी मीठा? स्टीविया। फ्रूट्स। Fruits, देखिए स्टीविया, ओह, fruits, जबरदस्त, fruits। जबरदस्त। अल्लाह ताला ने हमें तरबूज दिया, और सारे इतना मीठा। fruits खाएं, अल्लाह ताला ने हमें बिल्कुल। आम दिया, ये मौसम भी चल रहा है, जबरदस्त। आप लें आम, लेकिन क्वांटिटी उसकी क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज होता है, उसमें Portion is ग्लूकोज होता है, important। तो उसका पोर्शन कंट्रोल करें। ठीक है। लेकिन अगर क्रेविंग आ रही है मीठे की, मैं नहीं कह रहा कि मीठा ना खाएं आप, ये तो हाँ, फिर खाना अननेचुरल बात जरूरी होगी है। ना। मैं कह रहा हूँ खाएं, रिप्लेस द आर्टिफिशियल बिल्कुल ठीक मीठा है। विद फ्रूट्स एंड थैंक यू स्टीविया। सो मच डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank डॉक्टर you. साहब ने जैसे कि बताया कि शुगर को मेंटेन करें, बैलेंस करें, मीठा खाएं जरूर, लेकिन कोशिश करें नेचुरल शुगर पर आए, जैसे और अगर आप fruits होगी, मीठा स्टीविया खा हो भी रहे हैं गया। तो कोशिश करें मीठे बोल भी बोलें। आहा, ये तो आपने बेहतरीन बात की। इसी अच्छी बात के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, प्रोग्राम में अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के उन हीरोज की जो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। पाकिस्तानी कोपेमा साजिद अली सतपारा ने गुज़िश्ता दिनों 8,167 मीटर बुलंद दुनिया की 7वीं बुलंद तरीन चोटी धौलागिरी ऑक्सीजन और पोर्टर की मदद के बगैर सर की। क्या बात है। साजिद सतपारा मारूफ कोपेमा मोहम्मद अली सतपारा के बेटे हैं, जो कि 2021 में K2 की सरमाई मुहिम के दौरान जाँ बहक हो गए थे। साजिद ने अपने वालिद के ख्वाब को पूरा करने के लिए दुनिया की तमाम 14 बुलंद तरीन चोटियों को बगैर इजाफी ऑक्सीजन के सर करने का अज़्म किया। अब तक वो 8,000 मीटर से बुलंद 9 चोटियां बगैर ऑक्सीजन के सर कर चुके हैं, यानी सिर्फ 5 ही बाकी हैं। और आपके भी बता दें, K2 एवरेस्ट, नांगा पर्वत, कैशब्रम 1 और 2, ब्रॉड पीक, मानसलो, अन्नापूर्णा और अब धौलागिरी शामिल हैं, जो कि वो सर कर चुके हैं। बहुत खूब। और साजिद की ये कामयाबी ना सिर्फ पाकिस्तानी कोपेमाई की तारीख में एक अहम संगे मील है, बल्कि आलमी सतह पर भी उनकी महारत और अज़म की मिसाल बन चुकी है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फ़ख्र, आलमी शोहरत याफ्ता कोपेमा साजिद सतपारा। साजिद, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और सबसे पहले मुनफरिद मुहिम की कामयाबी पर हमारी तरफ से, हमारे शो की तरफ से, सुनो न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि धौलागिरी जैसी ख़तरनाक चोटी को आपने बग़ैर ऑक्सीजन, बग़ैर पोर्टर के सर किया। कैसे, मतलब ये मिशन कैसे मुकम्मल हुआ? डेफिनेटली बहुत सारी चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, बताइएगा हमें। होता है तरीन पहाड़ में से पहाड़ है। वी आर प्रोफेशनल माउंटेनियर्स, हम प्रोफेशनल माउंटेनियर्स से, और अक्सर हम मुहिम को होते हैं, अभी K2 एवरेस्ट दूसरे, और साल पर हमारा यही 8-9 महीने हम पहाड़ों को क्लाइंब करते हैं। तो धौलागिरी काफी टफ था, स्पेशली इसका जो ड्यू टू समिट डिफरेंस से काफी ज्यादा था, और वेदर फैक्टर जो काफी हर्डल से काफी चेंज होता था, जिसमें 5-6 दफा वेदर चेंज होते थे। मेन चीज किसी पहाड़ पे वेदर चेंजेस की वजह से बड़े मसले मसाइल होते हैं, तो काफी मुश्किल था, स्पेशली विदाउट ऑक्सीजन। हम कोई 7-8 इंटरनेशनल क्लाइंबर्स ने क्लाइंब किया था, और स्पेशली जब हम समिट पुश पे थे, जब समिट पे जा रहे थे जी, कुछ पोर्शन पे हम रस्सियां लगाते हैं, तो एक पॉइंट तो हमारे पास रस्सियां खत्म हो गई, तो हमने विदाउट रोप्स क्लाइंब किया। काफी मुश्किल था, और स्पेशली जब 8,000 से ऊपर जब पहुंचते हैं विदाउट ऑक्सीजन, एक कदम में बड़ा मुश्किल होता है, तो काफी मुश्किल उस समिट किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वेदर काफी अच्छा था धौलागिरी में, तो काफी सक्सेसफुल रहा, और हमारी टीम और हम सब काफी सेटिस्फाइड हो, वी आर हैप्पी। अच्छा साजिद, ये बताइएगा कि अब तक 9 बुलंद तरीन चोटियाँ बगैर ऑक्सीजन के आप सर कर चुके हैं, और 8,000 मीटर से बुलंद अब 5 चोटियाँ रह गई हैं, जो कि आपका टारगेट है। कितने टाइम स्पैम के अंदर आपका इरादा है कि आप इन चोटियों को सर कर लेंगे, और क्या आपकी इस हवाले से तैयारियां? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अभी जो टफेस्ट जो K2 हो गया, एवरेस्ट हो गया, अन्नापूर्णा, नंगा पर्वत, काफी जो टफेस्ट माउंटेन पे डेंजरस माउंटेन क्लाइंब किया है, तो मेरा ये प्लान है इंशाल्लाह 26 या 27 विद इन 1-2 इयर्स मेरा प्लान है टू 14 हाइट माउंटेन, जो इंशाल्लाह विदाउट ऑक्सीजन कंप्लीट करने का प्लान है। बहुत खूब साजिद, आपसे जानना मज़ीद चाहूँगी। डेफिनेटली आपने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। धौलागिरी को सर करने के मिशन के साथ आपकी टीम कौन कौन सी थी, कौन कौन शामिल था, कितने लोग थे, और इस मुहिम को
जब आपने मुकम्मल किया, डेफिनेटली इस जर्नी में बहुत सारे वाक़यात मज़ेदार किस्म के हुए होंगे। अगर कोई वाक़या आप हमारे साथ सुनो पाकिस्तान के साथ शेयर करना चाहें। जी जी, इसमें काफी इंटरनेशनल क्लाइंबर्स थे। अभी ताइवानी, रशियन कोई बड़ी टीम थी, और यूरोपियन और अमेरिकन, ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे क्लाइंबर्स मौजूद थे। स्पेशली का वेदर कटने की वजह से काफी जाना जाता है। अक्सर हम इस तरह होता था पहाड़ों में, अभी आप मन जा रहे हैं तो इतना अचानक 10 मिनट को आ जाता तो अपना रास्ता भटक जाता है। कई घंटे, 10-12 घंटे, कभी 5-6 घंटे हम बड़ी मुश्किल से केमन पहुंचे, केम2 पहुंचे थे। और स्पेशली इसका जो केम3 था, जो केम3 जहाँ पे टेंट लगाने की कोई जगह ही नहीं थी, एक डीप सा एक स्लोप था, बड़ी मुश्किल से हम 2-3 घंटे उधर टेंट बनाते। तो टेंट लगा के भी हम एंकर बना के अंदर सोते थे, कहीं टेंट बदल न जाए। तो काफी हर्डल था, स्पेशली जब हम समिट के थे तो उसका जो ऑलमोस्ट 7500 हमारे पास ऐसी खत्म हो गई और स्टीप स्लोप थी। तो हमने विदाउट रोप क्लाइंब किया, काफी मुश्किल था। और उसका समिट बहुत प्यारा था और काफी कंट्रोवर्सी से इसकी समिट के बारे में कि जो बिल्कुल साजिद, बड़ी बेपनाह मुश्किलात थी, लेकिन उसके बावजूद आपने ये कारनामा सर अंजाम दिया और हम सबको जो है वो फ़ख्र महसूस करवाया। और हम आपको एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही साथ हम ये उम्मीद भी रखते हैं, जिस तरह से आपका टारगेट है कि 8000 मीटर से बुलंद जो 14 चोटियाँ, उनमें से 5 अब बाकी रह गई हैं, 9 आप सर कर चुके हैं। तो वो भी जो आपका टारगेट है कि 2026-27 तक आप उन्हें सर कर लेंगे, तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ और हमारी बहुत सी दुआएं हैं आपके साथ। वो सर, ये जो डिटर्मिनेशन है और ये जो टारगेट सेट करना होता है, फिर उसको अचीव कर लेना होता है, क्या ही बात है। तो इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बात कर लेते हैं मुल्क की सियासत की। तो गर्मी बढ़ने के साथ साथ इक़्तिदार की राहदारियों में भी टेम्परेचर बढ़ने लगा है। अडयाला जेल से बानी चेयरमैन का नया फरमान सामने आ गया है। अलीमा खान ने अडयाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बानी पीटीआई ने कहा है कि ये नजरिए की जमात है, इलेक्टेबल्स की नहीं। को नजरिए का वोट मिला है और मेरी सब पर नजर है। जो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। वक्त आ गया है कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर लें। बानी पीटीआई ने कारकुनों को तहरीक की तैयारी की हिदायत करते हुए ये पैगाम दिया है कि पार्टी बड़ी तहरीक चलाने जा रही है। लोगों को इस्लामाबाद नहीं बुलाएंगे बल्कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाएंगे। इसके साथ साथ अलीमा खान ने ये भी बताया कि बानी पीटीआई ने कहा है कि सारी जिंदगी जेल में रख लें, नहीं झुकूंगा। आम कैदी के हकूक भी नहीं दे रहे। 8 महीनों में सिर्फ 1 मरतबा बच्चों से बात करवाई और मेरी बहनों से मुलाकात नहीं करवाते। मगर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई के बरक्स मौक़िफ़ अपनाया है। उन्होंने बानी की रिहाई के लिए कारकुनान को जज्बात काबू में रखने का मशवरा दे दिया है और कहा है कि कारकुन क़यादत पर एतमाद करें। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिशों से बानी पीटीआई खुद भी वाकिफ़ हैं और हम जो कुछ कर रहे हैं उनके मशवरे से ही कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने ईद से पहले बानी की रिहाई की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा है कि उम्मीद है ईद से पहले बानी पीटीआई लग जाएगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। बानी पीटीआई ने कारकुनों को तहरीक चलाने का पैगाम दे दिया है, मगर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कारकुनान को जज्बात कंट्रोल में रखने का मशवरा दे रहे हैं। सर, पार्टी क़यादत के इस बयानिए में तजाद की वजह आप क्या समझते हैं? देखें, ये बुनियादी तौर पे हम कई दफ़ा कर चुके हैं कि ये तजाद खुद इमरान खान की वजह से है, किसी और की वजह से नहीं है। वो जो मुख्तलिफ लोग आते हैं उनको मुख्तलिफ टास्क दे देते हैं। अब इमरान खान की सिस्टर और बात कर रही हैं और बैरिस्टर गौहर और बात कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर वो हैं जो कोशिश कर रहे हैं बैरिस्टर सैफ अली अमीन गंडापुर मिल के कि किसी तरीके से इमरान खान की जमानत का बंदोबस्त हो सके, जिसमें इमरान खान की कुछ गारंटियां चाहिए और कुछ इस्टेब्लिशमेंट की अपनी कि वो क्या करना चाहते हैं। अच्छा, जब ये बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है, इमरान खान साहब वापस हो जाते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, जो 2-2.5 हफ्ते पहले उन्होंने बात की और अब उसके ऊपर है और फिर तहरीक भी चलाने की बात कर रहे हैं जी। तो तहरीक भी तो वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही चला रहे हैं। जो पुरअमन फिलहाल तो कहा जा रहा है कि पुरअमन है, जबकि साहबजादा हामिद जो फैसलाबाद से हैं जी, हामिद रजा साहब, वो कह रहे हैं
कि जनाब हम लाएंगे बड़े तरीके से, और मीडिया पे आके कह रहे हैं कि टोलियों में लाएंगे, सिंध से लोग आएंगे, बलूचिस्तान से आएंगे, केपी से तो वैसे ही बहुत सारे हजारों लाखों लोग आ जाते हैं। राना साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ उनके बयान की रोशनी में कि इस वक्त अगर हम देखें तो पूरी कौम मार्का हक में जो कामयाबी मिली है पाकिस्तान को, पाक फौज को, तो पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है किसी भी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर। तो क्या ये किसका माइंडसेट है कि तहरीक चलाई जाए? क्या ये आइडियल टाइम है? देखिए, उनके लिहाज से यही आइडियल टाइम था। अच्छा। और है उनका तो ख्याल था कि जो अपोजिशन लीडर है उनके कि ना जहाज़ों के लिए तेल है, ना गोले मारने के लिए, वो बम चलाने के लिए हमारे पास बम मौजूद हैं, गोले हैं नहीं, हम तो यूक्रेन को बेच चुके। तो अपोजिशन लीडर जब ये बयान दे रहा हो एन जंग के बीच में, आप क्या समझेंगे कि वो क्या चाह रहे थे? और जो गुफ्तगू अब हो रही है हमारी सबकी कि 2-2, 3-3 बयानियां आके, और मोदी साहब किसको पुकार रहे हैं? पाकिस्तान के नौजवानों को बैठ के वर्गलाने की बात हो रही है। और पाकिस्तान का नौजवान कौन है? सियासी वाबस्तगी अपनी जगह पे, लेकिन जब मिसाइल चलते हैं तो नूर खान एयरबेस के बाहर पाकिस्तान का झंडा लेके पहुंच जाते हैं उस जंग में जिसमें इंडियन डर के बैठे हुए हैं। हमारे नौजवान, बूढ़े, औरतें, बच्चे सब वो अपनी फौज के शाना बशाना है। जहां हम मिसाइल चलाने के लिए बैटरियां लेके, गाड़ियां लेके पहुंचते हैं, वहां वो लोग खानदान के खानदान आपस में झगड़ रहे होता है कि खाना हम अपने जवानों को देंगे। तो पाकिस्तानी कौम तो ये है, जब दुश्मन सामने आता है तो हम जो बुनियानु मरसूस वाली बात है, शीशा पिलाई हुई दीवार कैसे बनते हैं, वो ऐसे ही बनते हैं कि पूरी कौम एक हो जाती है। फिर वाबस्तगी सियासत की खत्म हो जाती है, फिर मुल्क के साथ वाबस्तगी होती है। और यही हमारा खासा है। ये बात इस तरह भी कहा जाती है कि 11 महीने शैतान और उसकी कुव्वतें हम पे चढ़ाई करती हैं, और रमजान शरीफ आता है तो शैतान फिर बंद भी होता है और फिर सोचता है कि इनके साथ मैंने 11 महीने क्या क्या नहीं किया और ये मेरे साथ क्या वादे करते रहे और सारे के सारे मुसलमान बन गए। बड़ी बेहतरीन आपने मिसाल दी है राना साहब, बिल्कुल ठीक है। आपसे मजीद जानना चाहूंगी, कुछ देर पहले आप तहरीक की बात कर रहे थे, बानी पीटीआई ने तहरीक की कॉल तो दे दी है, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद की बजाय पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का फैसला उन्होंने दिया है। क्या समझेंगे एज ए एनालिस्ट, क्या तकसीम और तजाद की जो शिकार पीटीआई है कोई मौसर तहरीक चला पाएगी? क्या लगता है आपको? नहीं, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि एक तरफ से ये गुफ्तगू है, दूसरी तरफ से इनके ही लोग क्या बात कर रहे हैं कि हम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा कर रहे हैं और फिर एकदम यलगार करेंगे। अच्छा, क्या ख्याल है कि जो लोग जंग लड़ रहे हैं या जिनसे आप जंग लड़ना चाहते हैं वो बेखबर है इस प्लान से, जिसको आप टीवी पे आके ऐलान भी कर रहे हैं और कहते हैं कि हम इकट्ठे भी करेंगे? तो फिर ये बात तो 26 नवंबर वाली हो गई ना दोबारा, कि आप कर लें, वो आगे से संभाल लेंगे। आपने चढ़ाइयां करके कई दफा देख ली और उसका नतीजा ये निकला कि अब आप पुरअमन एहतजाज की बात करने लग गए हैं। आप तो कहते ही यही है कि हम पुरअमन है। जब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल, जो आपके हक में तावीलें दे रहे थे बैठ के कि नहीं वो तो उन्होंने आंसू गैस से बचने के लिए दरख्तों को आग लगाई होगी, तो वो बातें अब खत्म हो गई हैं। ना वो अदलिया रही, ना वो बातें रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसीलिए इलाज हुआ और सुप्रीम कोर्ट में भी हो चुकी 26वीं तरमीम पूरे मुल्क पे लागू हो गई कि जो लोग इंसाफ से ज्यादा अपनी पसंद और नापसंद कर रहे थे उन सबको साइडलाइन किया गया। इसीलिए किया गया कि इंसाफ सबके लिए होता है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं होता। जैसे मखसूस नशिस्तों में उन्होंने कहा कि जी आइन का आर्टिकल है कि मुकम्मल इंसाफ देना है, लेकिन वो एक पार्टी को दिया जो दरखास्त लेके भी नहीं आई थी जी। तो अब इन्हें समझना चाहिए कि वो हालात नहीं है। उसका भी फैसला इसी हफ्ते उम्मीद है कि आ जाएगा, मखसूस नशिस्तों का भी। राना साहब, बिल्कुल आपने मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात की और आप बड़ी पहले से, मतलब चंद माह पहले से आप ये बात कर रहे हैं कि ईद से पहले जो 9 मई के जो केसेस हैं अब वो मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। आपने बड़ी एक्सक्लूसिव खबर जो है वो हमारे प्रोग्राम में ये शेयर की थी। तो सर, क्या यही वजह है कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए कोई तहरीक चलाने की बातें हो रही हैं कि किसी ना किसी तरह से कोई हम दबाव बढ़ा के कोई रिलीफ हासिल कर सकें अपने लिए? देखिए, वो मैंने बात कही थी GHQ हमला केस पे, जिसपे कुछ हालात ऐसे बने कि कुछ समाअत रुक गई थी, जो अब शुरू हो गई हैं, जो अपने मंतकी अंजाम पे जा रही है। यार, उनको फर्द जुर्म लग चुकी भी है, गवाह 25 से ज्यादा भुगत चुके हैं और इतने ही तकरीबन और हो जाने हैं, समातें दोबारा हो गई हैं, क्योंकि कुछ कोशिश हो रही थी जिनका नाम मैंने बैरिस्टर गौर वगैरह का लिया कि जी हम खान साहब को मना लेंगे कि वो बिहेव करेंगे। अब वो बात करते करते सुकून से आगे चलते हुए एकदम वापस हो गए कि नहीं, मैं सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा, हुकूमत के नुमाइंदे नहीं होंगे। तो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत में तो लड़ाई नहीं हुई। आप देख रहे हैं जंग भी अल्हम्दुलिल्लाह मिलके जीत ली सब ने, पूरी कौम के साथ। और अब फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ
सैयद आसिम मुनीर वहाँ पे तुर्की में भी मौजूद हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, ईरान में भी मौजूद है। तो इससे ज़्यादा हम मांगी क्या होगी कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए, जिस तरह इमरान खान साहब कहा करते थे कि हम एक पेज पे और जनरल बाजवा बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर एक पेज ख़त्म हुआ, तो क्या एक पेज की आज कोई आपको निशानी नज़र आ रही है कि ख़त्म हुआ है या कोई उसमें दरार आई है? जब वो नहीं आई तो ये कौन सी तहरीक और कौन सी गुफ्तगू चाह रहे हैं कि फ़ौज उनसे बराह रास्त करे? फ़ौज ने तो कहा हुआ है कि आप माफ़ी मांगे 9 मई पे, सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे, आइंदा के लिए ना करने का कहें और हुकूमत से जाके मुज़ाकरात कर लें, क्योंकि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये बार बार बावर कराना चाहते हैं कि नहीं ये फ़ौज ही कर रही है सब कुछ, और फ़ौज से ही मैं बात करूंगा, तो वो नहीं कर रहे हैं इनसे, इसलिए ये लोगों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं और खुद भी फंसे हुए हैं। अच्छा राना साहब, हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने एक बार फिर दावा किया है कि स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ जल्द तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। अब पीटीआई खुद तकसीम का शिकार है, जैसे कि अभी हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे। क्या वो स्पीकर के खिलाफ तहरीक लाने में कामयाब हो सकेगी? देखें, जो हमारे यहाँ बात कही जाती है और समझनी चाहिए कि क्या फौज में, हुकूमत में कोई दरार आई है एस्टेब्लिशमेंट में? 1 पेज में जब अदम एतमाद इमरान खान की आई थी तो वो 2 जनरलों ने आके खुद बताया था ना कि हम सियासत से पीछे हट गए, हमने इमरान खान को कहा था अब हमने आपको एक दफा एतमाद का वोट दिला दिया जी, आइंदा आप जाने आपका काम जाने, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सही। कोई ऐसी बात, कोई इशारा आपको मिला है? सलमान अकरम राजा हो या असद कैसर, ये जो बात कर रहे हैं, पहले असद कैसर ने एक दफा बात की थी, फिर गायब हो गए बीच में, फिर दोबारा हुई, तो स्पीकर का पहली दफा में भी एक जवाब था, दूसरी दफा में भी वही जवाब था कि आपके अपने वोट कम हो जाएंगे। तो फिर ठीक है, जब भी लानी है ले आए। जो बात आप कह रही थी उसी बात को मैं बढ़ाता हूँ आगे कि फिर इनके अपने मेंबर्स कहाँ होंगे उस अदम एतमाद की तहरीक में? ये बात इनको बावर खुद करानी अपने आप को कि ये झूठ बोल बोल के या गलत बयानी कर करके लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं और सारा वक्त नहीं बना सकते। कोई एक खास बात है, मतलब कल इमरान खान ने खुद, उनकी हमशीरा ने आके कहा कि ये यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं ये अपने पैसे बनाने के लिए, अपने आप को उजागर करने के लिए खान साहब का नाम लेते हैं कि फलाना मिलने के लिए आ गया, फलाना आ गया, और कोई भी नहीं आया। तो ये बात समझें कि इमरान खान साहब एक वीक में ये बात समझते हैं कि मुझे रास्ता लेना चाहिए निकलने का, दूसरे वीक में जब दूसरी पार्टी मुलाकात करती है तो वो कहते हैं कि नहीं यार अभी तो आप डट के रहे, आप ही सब कुछ हैं और आपके बगैर तो मुल्क नहीं चल सकता, यहाँ जंग जीत ली। अब ये बात सियासी ज़हन हो और सियासी सोच से इमरान खान सोचें और अपने सियासी वाबस्ता लोगों से बात करें, मेरा ख्याल है वो बेहतर फैसला करेंगे कि जमानत का रास्ता तभी बनेगा जब वो अपने चलन की बात करेंगे। लेकिन अगर वो कहेंगे कि मैंने सिर्फ फौज के साथ चलना, तो फौज अभी नहीं चलना चाह रही, वो कह रही हम सियासत से दूर हैं, आप हुकूमत से बात कर लें। और जो हमारा मामला है वो मेरे राय के मुताबिक बिल्कुल जो लोग नेगोशिएटर्स थे पीटीआई के, जिनके मैंने 3 के नाम लिए, उनको भी बता दिया गया कि GHQ हमला केस में कोई माफी नहीं है, क्योंकि ये इदारे का फैसला है कि आपने इदारे पे हमला किया है। बाद में आपकी कहीं और जाके जमानत हो जाती है तो और बात है, ये केस नहीं रुकेगा चाहे कोई भी गुफ्तगू हो रही हो। बिल्कुल, मतलब जिस शद्दोमत के साथ काम हुआ, आपने बताया कि 25 से ज्यादा गवाहों के बयान कर लिए गए, इस केस का जो फैसला वो जल्द मुतवक्किल। बहुत शुक्रिया। तजियाकार आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आप खबरों के सिलसिले को भी आगे बढ़ाते हैं, बहुत जरूरी है, बहुत सारी खबरें हैं, सेगमेंट्स तो हैं ही साथ साथ। वैसे सियासी थप्पड़ हमने काफी पढ़ते देखे हैं, लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं वो मोहब्बत का थप्पड़ है, इश्क का थप्पड़ है। तो उसी हवाले से बात करते हैं, ये थप्पड़ कहाँ से आया, कैसे पड़ा, किसको पड़ा, क्यों पड़ा, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। मोहब्बत का थप्पड़ है फिर तो ये बड़ा नर्म गुदाज होना कुड बी पॉसिबल। तो लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा। अच्छा, दुनिया थप्पड़ पड़ा है जनाब, मैं ही बता देता हूँ, फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन साहब को, और थप्पड़ मारने वाला कोई और नहीं, यकीनन इतनी ताकतवर शख्सियत है, कौन मार सकता है? उनकी अपनी अहलिया है ब्रिजिट मैक्रोन, जिन्होंने ये कारनामा किया है और उन्हें थप्पड़ मारा। बिल्कुल जनाब, और ये वाकया पेश आया वियतनाम के दौरे के दौरान, जब मैक्रोन और उनकी अहलिया तैयारे से बाहर निकल रहे थे और वीडियो में ब्रिजिट को सदर मैक्रोन के चेहरे पर हाथ रखते हुए देखा जा सकता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं ये थप्पड़ था, कुछ लोग कह रहे हैं ये मोहब्बत का थप्पड़ था, ये मोहब्बत का इशारा था। वाकई की वीडियो सोशल मीडिया पर जूं ही आई वायरल होगी और किसी ने लिखा ये सियासी थप्पड़ नहीं था, ये घरेलू थप्पड़ था, मोहब्बत का भी हो सकता है, अब आपस में कोई चपलिश भी हो सकती है उनकी। और किसी ने तो कहा ये फ्रांस की नई स्लैपिंग डिप्लोमेसी भी हो सकती है। देख ना, उनकी तरफ से भी जो दलील आ रही है, बयानात, थोड़ा सा उस पर भी आप गौर कर लेना कि फ्रांसीसी सदर ने खुद वजाहत देते हुए कहा है, वजाहत भी उन्होंने कर दी है कि थप्पड़ नहीं था,
बल्कि हमारी हंसी मजाक का हिस्सा था। वाओ, बड़ा great. खौफनाक मजाक है आपस में। और उन्होंने कहा ये पहली दफा नहीं, ऐसा अक्सर होता है। यानी उन्होंने बात को बड़ी खूबसूरती से हैंडल करने की कोशिश की, हम इसे कोशिश ही कहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया जो सारिफीन है वो इस बात को तस्लीम ही नहीं कर रहे। और फ्रांस के सदारती दफ्तर का ये कहना है कि एक बेजरर सा लम्हा था जिसे मीडिया और अवाम ने बहुत ज्यादा ड्रामाई बना दिया। तो क्यों ना बनाए, लोगों को मज़ा भी आ रहा है, लोगों के लिए एक नई बात निकल गई है। तो नाजरीन, कभी कभी आलमी सियासत में भी मोहब्बत बड़े थप्पड़ पड़ जाते हैं जिसकी गूंज सुनाई देती है, और वो भी बराए रास्त दुनिया के ताकतवर रहनुमाओं में से एक के चेहरे पर। वैसे तो आपकी राय हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने भी वीडियो देखी होगी, सोशल मीडिया पे हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कौन सा वाला थप्पड़ लगा, मोहब्बत का लगा, इश्क का लगा, या आपस में घरेलू थप्पड़, could be possible। आप अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक हम जाते हैं एक ब्रेक पर, और ब्रेक से वापस जब आते हैं तो फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जो कि आपका मुंतज़िर है। देखते रहिए सुना पाकिस्तान, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, गर्मियों के मौसम में तेज धूप, पसीना, आलूदगी और यूवी रेस हमारी जल्द खास तौर पर हाथों और पाँव के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होती हैं। गर्मियों में हाथ पाँव की रंगत स्याह पड़ जाती है, जल्द खुरदरी महसूस होती है, और अक्सर लोग महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स या फिर केमिकल क्रीम्स का सहारा लेते हैं जो वक्ती फायदे के बाद कई बार नुकसान भी दे सकती हैं। और होता यूं है नजब कि जो आपका फेशियल कॉम्प्लेक्शन होता है ना, उससे आपके हाथ पांव मैच नहीं कर रहे। मैच आपकी गर्दन नहीं मैच करती, आप हाथ पांव पे जा रहे हैं, आपकी गर्दन और होती है, आपका फेस और होता है। इसी हवाले से जदीद तहकीक बताते हैं कि जिल्द की हिफाजत के लिए कुदरती अज्जा ना सिर्फ सस्ते और महफूज हैं बल्कि इनके असरात भी देर पा और स्किन फ्रेंडली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताते चलें, द अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के मुताबिक सादा घरेलू जो टोटके हैं, जैसा स्क्रब एक बनाया जाता है, बेसन, दही और अर्के गुलाब का इस्तेमाल आपकी जिल्द की रंगत को साफ भी करता है, नरम मुलायम भी करता है। ख़ास तौर पर ये गर्मियों के मौसम के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही साथ आपको ठंडा भी फील होता है इस पर। तो आज के सेगमेंट में हम यही जानेंगे कि गर्मियों में हाथ और पाँव को मुज़र असरात से महफूज रखने के साथ साथ इनकी रंगत को बेहतर बनाने के लिए आजमूदा, सस्ते और आसान घरेलू नुस्खे क्या हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली नईमा आपा। आपा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, हमें ये बताएं कि गर्मियों के मौसम में हाथ और पाँव कैसे बचाएं? जुमला छोड़ा, हाथ और पाँव कैसे बचाएं? वो तो बचा लेते हैं, हाथ पाँव हाँ, पे वो बचा लेते कैसे हैं, बचाएं? वरना फिर लोग एक दूसरे को मजाक भी कर रहे थे ना, यार जो फेस पे करवाया वो हाथ पाँव पे भी करवा ले। ये खवातीन बहुत शिकार होती है, नहीं जाने नहीं, वो एक जुमला बड़ा मशहूर है कि वो ना बंदा मोर बन जाता है, कि मोर बन जाता है कि मुंह तो ये उसका अच्छी बड़ा मिसाल होता है। आपने दी है। मोर, अब इस मोर का कोई हल निकाल के दें हमें। इस मोर के हाथ पाँव चिट्टे करेंगे आज, हाँ जी, ठीक है, करें और फिर। वो भी होम रेमेडी के साथ, बहुत ही सस्ता, आसान और घरेलू नुस्खों के साथ, ठीक है ना। जबरदस्त। आप लोगों ने करना क्या, सिंपल सी चीजें लेनी। ये कोकोनट ऑयल है, आप लोगों की चॉइस है, आपके पास कोकोनट ऑयल हो, आलमंड ऑयल हो, विटामिन ई के कैप्सूल हो, विटामिन ई ऑयल हो, एज हाँ जी, जो आपकी चॉइस है, ठीक है। ये दो सस्ते से आसान से नुस्खे मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये हमने देखो, आप ये बनाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ टी स्पून हमने लिया है कोकोनट ऑयल, ठीक है, ठीक हो गया। कोकोनट ऑयल के बाद हमने दूसरी चीज जो बहुत ही कॉमन है, आप कह सकते हैं कि आपके हाथों को एकदम से, फेस को भी, हाथों को भी, लेकिन फेस के लिए इसमें ये होता है कि उसको थोड़ा सा क्रश करना पड़ता है। व्हाइट शुगर वैसे खाते नहीं है, लगाने में बड़ी काम लगाने की के है। लिए बहुत अच्छी मैं है। अपनी हर प्रोडक्ट में व्हाइट शुगर का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये ना एक तो आपकी स्किन के अंदर ग्लो लेके आती है, फिर दूसरा जो आपकी पफीनेस उसको खत्म करती है, फिर आपकी जो स्किन के अंदर जो एक होता है ना, डर्ट चला जाता है, पोर्स के अंदर, वो भी पोर्स के निकाल अंदर। देती है। इसके बाद व्हाइट शुगर का कोई फायदा तो सुनने को फायदा, मिला। हाँ, लेकिन आप, मैं beauty आपसे ये इसका। जानना चाहूंगी, ये कहीं चुपती तो नहीं है, मतलब स्क्रबिंग करते देखे ना, हुए, ये देखिए हमने हाथ पे या तो करना है इसको ना, पाउडर बना लिया जाए? पाउडर बना लेंगे ना तो फिर इसका पर्पस खत्म हो जाएगा। अच्छा। पाउडर जो फेस के लिए ठीक है, ठीक है। क्योंकि हाथों के लिए इसका जो शीरा है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथों पे जाएगा। अच्छा। फिर हमारे हाथ जो है सॉफ्ट, बिल्कुल आपके सूट जैसे व्हाइट, और आप जैसे खूबसूरत हो जाएंगे, बहुत ठीक है। शुक्रिया। आपने एग्जांपल भी बताया। एक्चुअली ईद की तैयारियां हैं, ईद की तैयारियां हैं, ठीक है। ये देखिए, इसके अंदर पहले मैंने आलमंड ऑयल डाला था, आलमंड अब ऑयल मैंने डाल दिया। विटामिन ई ऑयल डाला है, ठीक है। इसके अंदर ठीक है। सेकंड जो इंग्रेडिएंट जाएगा इसके अंदर, विटामिन सी आ रहा है। विटामिन, हाँ जी, विटामिन सी आ रहा है। विटामिन सी के साथ जो मैंने इसके अंदर डालनी है और चीजें, नाज़रीन आपको बताते चलें, ये जितनी क्या भी आप चीजें आपको इस्तेमाल दरकार है? हो रही है ना, आपको आपके नाइफ दरकार किचन के अंदर नहीं। मौजूद हैं, आपको कहीं बाहर से बाय करने की जरूरत नहीं है। तो इजीली हमने आप बना लीमू, सकते हैं। हाँ। देखें ना, ये अमेरिकन देखें। स्कूल ऑफ डर्मेटोलॉजी ये मान रहा है, मान रहे हैं। तो आपके किचन से ये सारी चीजें निकल तो हर आएंगी। जगह पैसों को मत देखें, आप उसकी अच्छा, लोगों को खासियत पसंद भी नहीं होती देखें। पैसे जब तक ना ये लगाएं। कुछ लोगों को अच्छा, ये देखिए, ये इसके अंदर मैंने डाला है हाफ लेमन, ठीक है। ठीक है। ये दोनों हाथों का बन गया। इसी तरीके से आप इस रेशो को बढ़ा सकते हैं,
अगर आपने पाँव पे भी लगाना पाँव पे भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। हमने ये इसके अंदर डाल दिया है शुगर, ये शुगर गई है इसके अंदर। इसके अंदर हमारा लेमन गया है। लेमन के साथ इसके अंदर मैंने विटामिन ई और आलमंड ऑयल अभी तक डाला है। ठीक है। इसके साथ हाँ, जिनके हाथ बहुत खुरदरे हैं, वैसे ये नॉर्मल हैंड्स के लिए एक बहुत ही अच्छा सा, एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। जिनके नकल, अब इसी के अंदर नॉर्मल हाथ वाले लगा सकते हैं। ठीक है। जिनके नकल ज्यादा डार्क है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे कॉफी ऐड करेंगे हम। कॉफी एकदम से आपकी स्किन को ना डबल बूस्ट करती है। ये आप कहते हैं ना कि जब हम स्किन पॉलिश करते हैं बूस्टर डालते हैं, ये बूस्टर है। इसके साथ जाएगा हनी। ये देखिए सारी वो चीजें हैं कि जो कॉफी डाल दी, हनी और लेमन डाला और चीनी। हाँ, ये चीजें डाल के स्क्रब करना है आपने पाँव इसका पर। अभी मैं करके भी दिखाऊंगी आप लोगों को। देखिए ये ऐसे है, ये एक आपका लोशन बन गया है। ठीक है। अच्छा, ये देखिए इसके अंदर आपको शुगर फील हो रही है जी। इसका हमने करना ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरे हाथ को अब फोकस करना है आप लोगों ने। ठीक है। ये देखिए ये डाल दिया मैंने। आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इसको, ये देखो ये शुगर जो है ना हमारे हाथ के ऊपर, जो आपको ये फील हो रही है शुगर, ये सारी की सारी ये पानी बन जाएगा इसका। जब ये पानी मेल्ट हो जाएगी, ये सारी मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद जो अगला मरहला है, जब आपने हाथों को सॉफ्ट भी करना है और बहुत ही ज्यादा ब्राइट भी करना है, तो आप लोगों ने करना ये है कि ये ग्लव्स जो हैं इस तरीके से हाथ के ऊपर पहन लेने। मतलब आपने पहले लगाना है, स्क्रब करना है। हाँ, आजकल एक वो ग्लव्स नहीं चले हुए जिनके अंदर लोशन लगाया हुआ है। जी। तो उसकी इतनी महंगी चीजें प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं, जब हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं। आपके किचन में आपके किचन में सारी चीजें मौजूद है। ये देखिए ये मैंने पहन लिया। ठीक है। पहन के अब हाथ का जो ये सारी चीजें, एक तो शुगर का मॉइस्चर जो होगा और एक मेरे हाथ का अपना मॉइस्चर जो होगा, वो सारी चीजें इसके अंदर मिलके एक बहुत ही अच्छा सा वर्क करेंगे। आपने 15 मिनट तक रखना है हाथ को ऐसे। ये वाला ग्लव्स पहने, चाहे आप ये वाला ग्लव्स का फायदा है, आप साथ साथ अपने काम भी कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने लगा लिया अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ये देखिए ये बहाना नहीं चलेगा, ये बहाना नहीं चलेगा। ठीक है। आपने ये ग्लव्स पहन के 10 से 15 मिनट रखना है। मैं सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ये कर लें। अच्छा। हाथ ये जिनके नकल डार्क हैं या जो बहाना लगाते हैं, हम कुकिंग इसलिए नहीं करते, हमारे हाथ डार्क हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। छोटी छोटी केयर किया करें। देखिए इसके अंदर विटामिन सी भी है, इसके अंदर कॉफी भी है, इसके अंदर मैंने हनी भी डाला है, इसके अंदर शुगर भी है। बेस्ट ये है। इसके अलावा जिनके हाथ एक्सट्रीम ड्राई, जिनके बेचारों के काम वालों के हाथ कट जाते हैं, ठीक है, कट लग जाता है। ठीक है। सेकंड, मैं इसी के अंदर जो चीज ऐड करूंगी वो है वैसलीन। ठीक है। वैसलीन। इसी के अंदर हमने क्या करना है, इतनी सी वैसलीन जो है वो ऐड कर देनी है। और इसके हाथों के साथ साथ नाज़रीन पाँव पे भी लगा लीजिएगा, वो भी बहुत जरूरी है। हाथ और पाँव एक जैसे नजर आने चाहिए। हाथ और पाँव मैं बताती हूँ चिट्टे सफेद नजर आएंगे, बिल्कुल। ये जो आपका चिट्टे होने का फोबिया है ना, इससे हो जाएगा। ये फोबिया पहले हम बात कर रहे थे ना कि स्किन तो नहीं खराब होगी, तो आपा ने बड़ा अच्छा डेमो दिया कि आराम से आपने अप्लाई करना, रगड़ने नहीं लग जाएगा। इसके साथ साथ आप बहुत सारी खवातीन और मर्द भी हैं जिनकी नेक पे ना लाइंस होती हैं ब्लैक कलर की, हर जगह आप यूज कर सकते हैं। तो आप अपने नेक पे भी अप्लाई कीजिए। ये देखिए अभी मैंने इसके अंदर वैसलीन, ठीक है, और थोड़ा सा इसके अंदर कोई भी जो भी आपके पास बॉडी लोशन है, अच्छा वो भी डालना है, जो भी। हाँ, ये देखिए ये डाल के इसके साथ ही इसका, जिनके हाथ एक्सट्रीम ड्राई हैं, मजदूरों वाले हाथ हैं, ठीक है, लाइक मी, ठीक है, मैं काम अपने हाथ से करती हूँ, कहती हूँ। आप तो हमारा असासा हैं। अब वक्त आया जवाबी तारीफ करने का, करेंगे हमारा असासा है। ये देखिए अब देखिए आप इसको, ये वैसलीन है, ठीक है, ये अब कोई बात नहीं, इसलिए मैं मजदूरों वाले कहती मैं वॉश कर लूंगी बाद में। मैंने करना ये है कि अब इसी के साथ ही ये देखिए ये पूरा आपका मॉइस्चर जो ये इसी हाथ के साथ में कर रही हूँ, ऐसे आप लोगों ने इसको मसाज करना है। मसाज करके इसका जो वैसलीन, जो सिंपल वैसलीन जो है, इसका सारा मॉइस्चर जो आपके इसके हाथ के अंदर चले, हाथ बिल्कुल बच्चों जैसे सॉफ्ट वाइट, हाँ जी बिल्कुल बेबी स्किन। और इसी तरीके से आप पाँव पे करें, पाँव के ऊपर पाँव वाले शॉपर नहीं, आप सिंपल जो शॉपर होते हैं, अब मैं पहन के इधर नहीं दिखा सकती। मैं कहती हूँ कि अगर आप 15-20 मिनट निकाल ही लें पूरे दिन के अपने लिए, बैठ जाएं, सच के बैठ जाएं लगा कर, अब मैं कुछ नहीं करूंगी, तो वो भी ठीक है, चलेगा, ये भी चलेगा। हाँ। बिल्कुल आपने सही कहा है, कैसे चलेगा। मैं तो अपने हाथ पाऊंगी 10 से 15 मिनट अपने लिए बंदे को निकाल लेना चाहिए। लेकिन मेरे जैसा बंदा ये करता है कि जब पाँव ज्यादा खराब हो जाएं तो मैं ये करती हूँ कि वैसलीन पाँव में ज्यादा सारी या इस तरह की कोई भी केयर लगा के पाँव के अंदर, तो फिर मैं शॉपर बांध लेती हूँ, जूता पहन के काम करती रहती हूँ। वो और ज्यादा इफेक्टिव होता है। उसकी वजह पता है क्या होती है, जब हम
चलते फिरते हैं तो वो जो हमारे मसल्स हैं वो एक्सरसाइज में आते हैं, ठीक है, वो हरकत करते हैं, तो वहाँ से जो हमारा जो मॉइस्चर है वो कुदरती तौर पे एक नमी जो होती है वो हमारी बहाल होती है। और ये जो शुगर है, कॉफ़ी है, ये सारी चीज़ें ये बहुत अच्छा सवर करती है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप काम करते रहें, साथ में चलते फिरते रहें, तो पाँव आप ये कह सकते हैं कि जो आपने 20 मिनट में वो काम करना था वो 10 मिनट के अंदर क्लियर हो जाता है। फटी हुई एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी, पाँव के आप नाखून साफ करें, जो डार्क एरिया, खास तौर पे ये वाला, ठीक है, डार्क साफ एरिया, सफाई के लिए कुछ वक्त जरूर निकाले ताकि हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आपको देख के गलत और गंदा ना फील कर सके। सबसे ज्यादा जज इंसान की पर्सनैलिटी को इन दो चीजों से किया जाता है। हाथ और पाँव कोई मुंह नहीं आपका देखता है क्योंकि वहाँ पे बेस लग जाता है, हाथ पाँव देखे जाते हैं। बिल्कुल, तो हाथ पाँव की आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी। ऐसा बहुत ही आसान इस टोटके में लेके आई हूँ कि जो आपके किचन से ही आप खूबसूरत नजर आएंगे, खूबसूरत नजर आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये, इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे। और मैं प्रैक्टिकल करके ये देखिए, मैं प्रैक्टिकल इसीलिए करके दिखाती ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ठीक, आसानी इसलिए रहे कि आप देखिए मैं इधर बैठ के लाइव आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो आप लोग जब अपने लिए करेंगे तो आप लोगों को एकदम से ये इतना अच्छा फील होगा कि वाकई कोई रेमेडी बताइए। बस ग्लव्स चढ़ा लेने 10 से 15 मिनट और नॉर्मल पानी से वॉश कर देना। लेट से जैसे कि ये है, इसके अंदर मैंने वेजलीन डाली है, सही वेजलीन, इसको आप नीम गर्म पानी से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और उसको उतारने से पहले आपने नाज़रीन स्क्रब करना है। आपका अगर नी वाला एरिया, आपका एल्बो वाला एरिया भी अक्सर ब्लैक हो जाता है, तो उस पे भी आप लगा सकते हैं, उसको स्क्रब कीजिए ताकि डर्ट निकल सके। बात करते करते हमें सिर्फ अभी 5 मिनट हुए हैं। ठीक है, ये देखिए मेरे हाथ पे पसीना आ गया, हाथ पे पसीना आ गया, ठीक है। हाँ जी, बस इसको आप लोगों ने इस तरीके से स्क्रब करते हुए आपने उतार लेना है। और इतने सॉफ्ट, खूबसूरत, फ्लफी, जैसे कि आप हमारे लिए मैजिक की तरह काम करती हैं, झटपट आती हैं, झटपट अच्छा सा नुस्खा हमें देती हैं, किचन से ही निकाल के, कोई हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती और हम प्यारे लगने लग जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का। ये टोटका इस्तेमाल कीजिएगा, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके जरूर हमें बताइएगा आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, फायदा हुआ, नहीं हुआ, मजीद कुछ नया लेकर आएंगे। अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, के ही मजा आइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और तस्करा कर लेते हैं मुल्क की मईशत का। तो पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में एक बड़ी और अहम डेवलपमेंट देखने में आई है। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में बिटकॉइन माइनिंग और मसनूई जहानत AI डेटा सेंटर्स के क़याम के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का फैसला किया है। ये इकदाम आलमी रुझानात को मद्देनजर रखते हुए उठाया गया, जहाँ कई ममालिक अपनी इजाफी तवानाई के इस्तेमाल के लिए क्रिप्टो माइनिंग और डिजिटल डेटा इंडस्ट्री को फरोग दे रहे हैं। और नाजरीन, इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि कैम्ब्रिज बिटकॉइन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इंडेक्स की हालिया तहकीक के मुताबिक बिटकॉइन माइनिंग दुनिया भर में सालाना तकरीबन 150 टेरावाट बिजली इस्तेमाल करती है, जो पूरे अर्जेंटीना के सालाना बिजली इस्तेमाल के बराबर है। ऐसे में पाकिस्तान का ये फैसला इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, जिसमें इजाफी बिजली को इस्तेमाल में लाकर न सिर्फ डिजिटल मईशत को वुसअत देना है, बल्कि गैर मुल्की सरमायाकारी और रोजगार के कई मौके भी पैदा करना मकसूद हो चुका है। इस पॉलिसी के तहत सिर्फ क्रिप्टो माइनिंग ही नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सिक्योरिटी और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जैसे अहम शोबों में भी तरक्की की नई राहें खुलेंगी। लेकिन जहां इस शोबे में बेशुमार मौके मौजूद हैं, वहीं इस फैसले के मुमकिन चैलेंजेस और खतरात भी कम नहीं हैं, जैसे बिजली की तकसीम में अदम तवाज़ुन, साइबर सिक्योरिटी और क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिका आलमी ज़वाबित। इसी अहम पेशरफ्त को समझने और इसके फ़वाइद और नुकसानात पर तफसीलन गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ क्रिप्टो एक्सपर्ट मोहम्मद हारून साहब। हारून साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले हमारे नाजरीन की ज़रा सहूलत के लिए, आसानी के लिए ये मुख्तसर बताइए कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन क्या है और इसकी माइनिंग किस तरह से होती है, और आज के दौर में इस डिजिटल करेंसी की अहमियत कितनी बढ़ चुकी है? जब देखें क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मैं अगर बात करूं तो ये 2009 से इसका आगाज़ हो चुका था, और बिटकॉइन जो है ये सबसे बेहतरीन इस वक्त जो एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन पे बनाई गई है। आपका जो दूसरा सवाल है कि इसको आसान ज़बान में समझाया जाए, तो ये समझ लें कि जिस तरह हमारे पास सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, जहाँ पर आप एक ही लेजर के ऊपर डेबिट और क्रेडिट के साथ आप उसको रिकॉर्ड लिखते हैं, यानी कि अगर आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो रहे हैं तो किसी के अकाउंट में वो क्रेडिट हो रहे होंगे। लेकिन अगर आप बात करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, बिटकॉइन नेटवर्क की, तो वहाँ पे हर ब्लॉक के अंदर वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं जो उस वक्त हो रही होती हैं। यानी कि आज अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, आपको अगर मैं कोई बिटकॉइन भेज रहा हूँ, तो उसका अभी जो ब्लॉक बन रहा होगा, उस ब्लॉक के अंदर उस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आ रहा होगा, ना कि वो डेबिट और क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये फर्क आ जाता है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का। जहां तक बात करें माइनिंग की,
तो देखें यहाँ पर तो आपको पता है सेंट्रलाइज सिस्टम तो है नहीं, किसी एक के पास अथॉरिटी तो है नहीं, माइनर्स हैं, बहुत सारी मशीनें हैं, 2 करोड़ से ज्यादा लगभग मशीनें दुनिया भर में इस वक्त इस नेटवर्क के साथ अटैच हैं। किसी के पास 1 लाख मशीन का माइनिंग पूल है, किसी के पास 1 मशीन है, किसी के पास 10,000 है। डिपेंड करता है कि वो कितनी बिजली अपने पास जो है वो रिसोर्स पैदा कर सकता है। बिल्कुल तो माइनिंग बेसिकली होता ही है कि जो 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक बनता है, उस ब्लॉक के अंदर वो तमाम ट्रांजेक्शन, तकरीबन कोई 4 से 6,000 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही होती हैं, उसका वो अपने पास एक रिकॉर्ड मेंटेन करके उसको ब्लॉकचेन के अंदर रिकॉर्ड कर लेता है हर ब्लॉक को। तो वो ब्लॉक के ऊपर जो रिवॉर्ड मिलते हैं उसको कहते हैं माइनिंग रिवॉर्ड। तो ये अगर इसके हवाले से बात की जाए कि माइनिंग क्या होती है, तो माइनिंग में आपको बिटकॉइन की जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद जो ब्लॉक का रिवॉर्ड मिलता है उसको हम कहते हैं माइनिंग। और उसके अंदर आप जो है वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। हारून साहब, मैं मजीद आपसे और समझना उसके चाहूंगी कि हुकूमत की जानिब से बिटकॉइन माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का फैसला आलमी रुझानात के तनाजुर में कितना अहम है, एक तो ये हमें समझाइए। साथ ही साथ क्या पाकिस्तान का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली का निज़ाम इस पैमाने पर क्रिप्टो माइनिंग को सहारा देने के लिए इस वक्त तैयार है? देखिए, मैंने आपको कहा कि हर 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक बन रहा होता है, उसके अंदर कोई 3.125 BTC रिवॉर्ड मिल रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हम शायद इसको मिस कर चुके थे कुछ अर्से से पहले। लेकिन अगर देखा जाए तो ठीक है, आने वाले वक्तों में हर आपको जो है वो ब्लॉक के अंदर रिवॉर्ड मिलते रहेंगे। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो आपको रिसोर्स चाहिए वो है बिजली। अभी आपने बात की थी अपने प्रोग्राम में कि 150 टेरावाट की कंजम्पशन होती है बिटकॉइन नेटवर्क की। पाकिस्तान की जो अपनी खपत है वो 90 टेरावाट की पूरे साल की, यानी कि हम सब जो बिजली इस्तेमाल करते हैं जिसमें कमर्शियल, सार्फिन, रेजिडेंस सब लोग आ जाते हैं, 90 टेरावाट की है। तो जितना ज्यादा आप कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि उस 150 टेरावाट में अगर आप उसका 1% भी लगाएं, यानी कि वो बनता है तकरीबन कोई 1%, 1.5 टेरावाट। अगर वो 1.5 टेरावाट आप बिजली पूरे साल मुख्तस कर देते हैं बिटकॉइन की माइनिंग के लिए, तो उसी हिसाब से वो परसेंटेज आपको 1% के हिसाब से आपको पूरे साल का जो बिटकॉइन का रिवॉर्ड है 1,65,000 बिटकॉइन मिलते हैं, वो आपको उसका तकरीबन कोई 1% आपको मिल सकता है। आप अंदाजा लगा लें कि एक 1600 कुछ आपके पास बिटकॉइन एक साल में आप बना सकते हैं, माइन कर सकते हैं। अब सारी बात होती है बिजली की। अभी आपको पता ये मालूम चला होगा कि अभी 2000 मेगावाट जो है वो हमारे ब्लॉकचेन और जो AI सेंटर हैं उनके लिए वो मुख्तस की गई। लेकिन इसमें जो ज्यादा जो इस्तेमाल होगा ना वो आपके ब्लॉकचेन यानी कि आपके माइनिंग में इस्तेमाल हो जाएगी बिजली। अब इस 2000 मेगावाट को देखना ही है कि 2000 मेगावाट क्या पूरे साल के लिए जब मुख्तस कर देंगे तो हम उस हिसाब से कितने बिटकॉइन हम माइन करने की ताकत हासिल कर सकेंगे। इसमें सिर्फ हमें बिजली नहीं चाहिए, हमें जमीन चाहिए, जगह चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पर मौसम उसका दर्जा हरारत जो है वो मुतदिल रहे, बराबर रहे, ताकि वहाँ पे गर्मी की शिद्दत ना हो, मशीन अपना प्रॉपर काम कर सके। जो माइनिंग मशीन होती है जिसकी कॉस्ट इस वक्त 2000, 2500, 3000 बिल्कुल, इन तमाम जो चीज़ें हैं इनको भी मद्देनजर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हारून साहब ज़रा ये भी फरमाइएगा कि हुकूमत की जानिब से क्रिप्टो माइनिंग का जो फैसला किया गया है इसके बारे में हमें ज़रा बताएं। ये क्रिप्टो माइनिंग फॉर्म्स कैसे होंगे और इनके काम करने का तरीकाकार क्या होगा? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले आपको जगह मुख्तस करनी पड़ेगी। कहते ही है कि IPPs के पास जहाँ बिजली की इजाफी जो है उनके पास है, मौजूद है, तो उसी IPPs के आसपास ही कोई जगह मुख्तस करें। ज़मीन तो है गवर्नमेंट के पास। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट आपकी आती है इसमें जो आपकी कॉस्ट आएगी, फिक्स कॉस्ट, वो आपकी मशीन की कॉस्ट है। एक मशीन भी इस वक्त लगभग कोई 2000, 2500, 3000 डॉलर की आती है, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 1200 वाट भी है और 2000 वाट भी है। अगर आप लगा लें 2000 वाट के हिसाब से, तो अब आपको 2000 मेगावाट के लिए तकरीबन अगर हम एक रफली अंदाजा लगाएं तो 10-11 लाख हमें मशीनें चाहिए होंगी। तो 10-11 लाख मशीनों को आप मल्टीप्लाई, अगर आप एक बड़ी सीरियस नोट पे बात करना चाहते हैं कि यार वाकई पाकिस्तान जो है अपने पास क्रिप्टो रिजर्व बढ़ाना चाहता है, बनाना चाहता है, बिटकॉइन को रखना चाहता है, तो वो करे ये कि अपने पास एक इन्वेस्टमेंट यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ऐसे बड़ी पार्टीज को इन्वाइट करें जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं इन बिटकॉइन माइनिंग। तो अब आप देखेंगे इसके लिए आपको जगह भी मिल जाएगी, आपके पास मशीनें भी आ जाएंगी, और 2000 की मेगावाट कैपेसिटी पर आवर के हिसाब से अगर आप देखें तो ये एक पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा इकदाम है। पाकिस्तान अगले अपने आप को अगर 5 साल 10 साल देखे तो एक अरसे बाद जाके पाकिस्तान के रिजर्व का ये हिस्सा बन जाएगी बिटकॉइन। और इसके अलावा जो आपका क्रिप्टो रिजर्व है वो आपका GDP में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। और ये जो हम कहते हैं कि हम IMF के कर्जे से निजात हासिल कर लेंगे, उसकी सबसे बड़ी जो वजह होगी वो हमारी बिटकॉइन की माइनिंग होगी। तो बिटकॉइन की माइनिंग करने से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सिर्फ फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इसमें आवाम भी चाहे तो उसको भी भरपूर शिकस्त अदा करनी चाहिए, ताकि अगर वो समझते हैं, आपको पता आजकल इंडस्ट्री का हाल, मईशत का हाल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो लोग बैठे में पैसा जिनके पास मौजूद है, जिनके पास सरमायाकारी मौजूद है,
तो उनके लिए बहुत अच्छा इकदाम होगा कि वो भी माइनिंग की तरफ बिल्कुल, जाएं लोगों और के माइनिंग पास करके सरमाया बिटकॉइन मौजूद के है, लेकिन रिजल्ट बढ़ाएं। उन्हें वो दुरुस्त मौके मुयसर नहीं है जहाँ पर वो ये इन्वेस्ट कर सके। तो ये बड़ा बेहतरीन मौका है और आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जैसा कि अरुण साहब ने बताया, हुकूमत से ज़्यादा फ़ायदा आवाम को होगा। बिल्कुल। और नाजरीन, अब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बात करते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की। पाकिस्तानी फिल्मी सनत की खूबरू और बासलाइत अदाकारा रानी की आज 32वीं बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। रानी का असल नाम नासरा था। उन्होंने 60 और 70 की दहाई में ना सिर्फ फिल्मी नगरी में राज किया, बल्कि अपनी दिलकश अंदाज और जानदार अदाकारी और पुरअसर मुकालमात से लाखों दिलों को मसहूर किया। उन्होंने फिल्मों के साथ साथ स्टेज और टीवी ड्रामों में भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। रानी की फिल्में बहारो फूल बरसाओ, देवर भाभी, अंजुमन और बहन भाई आज भी क्लासिक समझी जाती हैं। उनकी अदाकारी में जो फितरी तासुर और जज्बाती गहराई थी, वो आज भी नई नस्ल के फनकारों के लिए एक मिसाल है। अदाकारा रानी का इंतकाल 27 मई 1993 को कैंसर के बायस हुआ, लेकिन उनकी फ़नी खिदमात और दिलों में बसी यादें आज भी जिंदा हैं। तो और अब आपके साथ शेयर करेंगे एक ऐसी सनसनीखेज और हैरान कुन खबर जो कि किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है, जिसने सबको चौंका कर रख दिया। नाजरीन, हुआ कुछ यूं कि 3 साल पहले कच्चे के डाकू ने खातून की आवाज़ में फ़ोन करके शहरी को बुलाया और बुलाया क्या बल्कि बहलाया फुसलाया, उसे एक वाक कर लिया और फिर कई हफ्ते तक उसे जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया। 20 लाख रुपए तावान लिया गया और फिर छोड़ा गया। मगर चंद दिन पहले कच्चे का वही डाकू एक खातून और साथी के साथ सक्खर की मोबाइल मार्केट में बड़े मजे से मोबाइल सिम खरीद रहा था। तो उस डाकू को देखते ही मुतासरा शहरी ने पल भर में पुरानी यादों को जोड़ा, डॉट्स को कनेक्ट किया, क्या उसका बात है, चेहरा उसकी पहचाना। मेमोरी स्ट्रांग थी। मेमोरी देखें वो कितनी खौफनाक यादें वाबस्ता हैं, कितना जुल्म उसने सहा उसके हाथों। तो जनाब फिर चेहरा पहचानने की देर थी कि अपने साथियों के साथ मिलकर उसने डाकू और उसके साथियों को पकड़ लिया। पहले तो खूब भड़ास निकाली, डाकू की खूब दुर्गत बनाई गई, फिर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने खातून समेत तीनों अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। और देखें नाजरीन, किस्मत का खेल, शिकारी आज खुद शिकार बन गया और क्या ही इत्तेफाक है कि जालिम खुद अंजाम को पहुंच गया। ये खबर हमें इस बात का सबूत है कि अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उसके लिए आपको हिम्मत की ज़रूरत है, जोश चाहिए, जज्बा चाहिए और एक अच्छी नीयत भी चाहिए और इसके साथ साथ अच्छी मेमोरी भी बहुत ज़रूरी है। इसे आप कारमा कह लें या फिर मकाफाते अमल कह लें। तो कैसे उसको याद आ गया कि याद आ गया बंदा है। नाज़रीन, ईद कुर्बान की आमद है और मुल्क भर में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी अपने अरूज पर चल रही है। मवेशी मंडियों में खरीदारों का खूब रश है। बच्चे जानवरों के साथ खुशी खुशी सेल्फियां बना रहे हैं। इसी दौरान खबर है कि जो सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच रही है वो है 40 मन वजनी बैल की, जिसे JF-17 थंडर का नाम दिया गया। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं, खबर के मुताबिक ये बैल हैदराबाद की लियाकत कॉलोनी में रिहाइश पजीर है और एक ताजिर शाहरुख खान का था, जिन्होंने इस खास बैल को फरोख्त करने के लिए बाकायदा पंडाल सजाया, मेहमानों की खूब तवाज़ा की और उनको खाया पिलाया और देखा और एक सजा हुआ था इवेंट प्रॉपर कि भाई बैल खरीदा जा रहा है क्योंकि उनका मनपसंद बैल भी तो था। कितना महंगा था ना, तो फिर खरीदार भी बड़े और खूबसूरत भी आप नाजरीन देख सकते हैं। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि जंगी माहौल के अंदर नाम कितना अच्छा रखा उन्होंने इसकी वजह से भी कीमत बढ़ी होगी। बिल्कुल JF-17 थंडर नामी बैल की कीमत की बात करें तो जनाब रखी गई थी 5 मिलियन यानी 50 लाख रुपए। और दिलचस्प बात यह कि ये बैल उसी कीमत पर फरोख्त भी हो गया। जी हाँ, 40 मन वजनी JF-17 थंडर का सौदा 50 लाख रुपए में तय हुआ, मुंह मांगी कीमत मिली है। और इस बैल की वीडियोस और तस्वीरें मीडिया पर खूब वायरल हो चुकी है। शहरी दूर दूर से सिर्फ इसे देखने और तस्वीरें लेने आते रहे हैं। देखिए उसके साथ साथ उनका जो नाम है शाहरुख, तो शाहरुख खान के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना शायद पता नहीं नाम रखा है या लोग उन्हें प्यार से कहते होंगे या शाहरुख खान उनके फेवरेट होंगे। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक बहुत खास है। हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं। और ईद की तैयारी भरपूर तरीके से कीजिए और मवेशी ध्यान से चूज कीजिए और दांतों का खास ख्याल रखिए ताकि नकली तो नहीं है बैल या आपके बकरे के दांत। हमें इजाजत दीजिए फिलहाल, कल दोबारा आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।